हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 12 की तीसरी हेडिंग तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि के बारे में। तो ध्यान से आप समझें। तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि। पौधों से तत्वों के अवशोषण की क्रियाविधि का अध्ययन अलग कोशिकाओं, ऊतकों तथा अंगों में किया गया है। ठीक है, पौधों से तत्वों का अवशोषण कैसे होता है, इसकी क्रियाविधि कैसी है, इसका अध्ययन जो है अलग कोशिकाओं, ऊतकों तथा अंगों में किया गया है। ये अध्ययन व्यक्त करते हैं कि अवशोषण की प्रक्रिया, ठीक है, जो भी अध्ययन किए गए उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि अवशोषण की प्रक्रिया को दो मुख्य अवस्थाओं में, अवशोषण की क्रिया को दो मुख्य अवस्थाओं में सीमांकित किया जा सकता है। ठीक है, तो अवशोषण की जो क्रिया है वह अध्ययन के अनुसार दो मुख्य अवस्थाओं में सीमांकित किया जा सकता है। प्रथम अवस्था कौन है? प्रथम अवस्था में कोशिकाओं के मुक्त अथवा बाह्य स्थाने अर्थात एपोप्लास्ट में तीव्र गति से आयन का अंतःग्रहण होना निष्क्रिय अवशोषण है। ठीक है, तो जो प्रथम अवस्था है उसमें कोशिकाओं के मुख्य अथवा बाह्य स्थान अर्थात एपोप्लास्ट में तीव्र गति से आयन का अंतःग्रहण होना निष्क्रिय अवशोषण है। ठीक है, जबकि दूसरी अवस्था में कोशिकाओं के आंतरिक स्थान अर्थात सिम्प्लास्ट, दूसरी अवस्थाओं में कोशिकाओं के आंतरिक स्थान अर्थात सिम्प्लास्ट में आयन धीमी गति से अंतःग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, तो पौधों के द्वारा पोषक तत्वों का अवशोषण, आयनों का गमन जो है वह प्रथम अवस्था में कैसे होता है? तो प्रथम अवस्था में कोशिकाओं के मुक्त अथवा बाह्य स्थान में अर्थात एपोप्लास्ट में तीव्र गति से आयन का अंतःग्रहण होना निष्क्रिय अवशोषण होता है, जबकि दूसरी अवस्था में कोशिकाओं के आंतरिक स्थान अर्थात सिम्प्लास्ट में आयन धीमी गति से अंतःग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, एपोप्लास्ट में अर्थात बाह्य स्थान, एपोप्लास्ट में आयनों की निष्क्रिय गति, ठीक है, एपोप्लास्ट में आयनों की निष्क्रिय गति साधारणतया आयन चैनलों के द्वारा होती है। ठीक है, एपोप्लास्ट में आयन की जो निष्क्रिय गति होती है वह साधारणतया आयन चैनलों के द्वारा होती है जो कि ट्रांस झिल्ली प्रोटीन होते हैं। ठीक है, एपोप्लास्ट में आयनों की निष्क्रिय गति साधारणतया आयन चैनलों के द्वारा होती है जो कि ट्रांस झिल्ली प्रोटीन होते हैं और चयनात्मक छिद्रों का कार्य करते हैं, जबकि दूसरी तरफ सिम्प्लास्ट में आयनों के प्रवेश और निष्कासन में उपापचयी ऊर्जा की अनिवार्यता होती है। ठीक है, तो पहले में देख रहे हैं कि एपोप्लास्ट जो है बाह्य स्थान एपोप्लास्ट, इसमें आयनों की निष्क्रिय गति साधारणतया आयन चैनल के द्वारा होती है जो कि ट्रांस झिल्ली प्रोटीन होते हैं और चयनात्मक छिद्रों का कार्य करते हैं। जबकि दूसरी तरफ सिम्प्लास्ट में क्या होता है? तो सिम्प्लास्ट में आयनों के प्रवेश और निष्कासन में उपापचयी ऊर्जा की अनिवार्यता होती है। यह एक सक्रिय प्रक्रिया होती है। आयनों की गति को प्रायः अभिवाह कहते हैं। आयनों की गति को प्रायः अभिवाह फ्लक्स कहते हैं। कोशिका के अंदर की गति को अंतर्वाह इनफ्लक्स और बाहर की गति को बहिर्वाह इफ्लक्स कहा जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आयनों की गति को प्रायः अभिवाह कहा जाता है, फ्लक्स कहा जाता है। कोशिका के अंदर की गति को अंतर्वाह इनफ्लक्स कहते हैं, जबकि बाहर की गति को बहिर्वाह इफ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि प्रथम अवस्था में कोशिकाओं के मुक्त अथवा बाह्य स्थान एपोप्लास्ट में
तीव्र गति से आयन का अंतर्ग्रहण होना निष्क्रिय अवशोषण है, जबकि दूसरी अवस्था में कोशिकाओं के आंतरिक स्थान अर्थात सिम्प्लास्ट में आयन धीमी गति से अंतर्ग्रहण किए जाते हैं। एपोप्लास्ट में आयनों की निष्क्रिय गति साधारणतया आयन चैनल के द्वारा होती है, जो कि ट्रांसझिल्ली प्रोटीन होते हैं और चयनात्मक छिद्रों का कार्य करते हैं। जबकि दूसरी तरफ सिम्प्लास्ट में आयनों के प्रवेश और निष्कासन में उपापचयी ऊर्जा की अनिवार्यता होती है और यह एक सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है। आयनों की गति को प्रायः अभिवाह कहते हैं। कोशिका के अंदर गति को अंतर्वाह और बाहर की गति को बहिर्वाह कहते हैं। ठीक है। आपने यह 11वें अध्याय में पढ़ा है कि पादपों में खनिज लवण का अंतर्ग्रहण तथा स्थानांतरण कैसे होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।